और क्लास 12 के एनसीईआरटी का चौथा लेसन दक्षिणी एशिया के बारे में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है, चौथा अध्याय का नाम है लेसन का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में 1990 के दशक की शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। इसके बाद यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संघ आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। अब यहाँ पे हम लोग मेनली एशिया के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान, मतलब कि ये जो आसियान बनेगा ना, ये क्षेत्रीय स्तर, ये मतलब कि ये रीजनल बनेगा, ठीक है। ये क्षेत्रीय स्तर पर ये एक संगठन बनेगा। तो क्या कहता है कि समाधान ढूंढने के लिए ऐतिहासिक दुश्मनी और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर ढूंढा था। इसके बाद जो है साथ ही उन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में काम किया। यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे ये काम कर रहे हैं और जो है सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने के बारे में करेंगे, शांतिपूर्ण व्यवस्था ये करेंगे। लेकिन ये सभी जो होगा ना, ये सभी अपने इलाके के लिए होगा, ये अपने इलाके के लिए करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि समूह बना के जो है समूह बनने की दिशा में काम करेगा। और चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला है। और इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्र पर एक नज़र डालेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उसकी क्या भूमिका रही है। तो ये सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्र पर नज़र डालेंगे, सत्ता के उभरते हुए। इसके बाद देखिए ये वाला एक बार तस्वीर देख लेते हैं। ये चीन का लग रहा है, देख लीजिए कितना लाइट्स वगैरह कितना बढ़िया है। देखते हैं क्या ये बोल रहा है। कह रहा है कि 1978 के दिसंबर में देंग श्याओपिंग ने ओपन डोर मुक्त व्यापार की नीति, ओपन डोर की नीति चीन द्वारा ये लगाई गई थी, ठीक है। ओपन डोर की नीति चीन द्वारा। इसके बाद 1978 के दिसंबर में देंग श्याओपिंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत उभरा इसमें। और ये तस्वीर जो ऊपर हमने देखा, ये तस्वीर चीन के विकास को तेज़ी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देंगी। और पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है और इसमें कहा गया है कि समाजवादी सत्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर संघाई की है जो चीन की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, चीन की आर्थिक शक्ति का संघाई। और देखिए इसमें मेन देखें हम, ओपन डोर चीन 1978 में चलाया था। और क्या इसमें से निकाल सकते हैं हम, संघाई चीन की शक्ति का उभरती शक्ति का प्रतीक। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है, यहाँ पे दूसरा तस्वीर ये है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम यूरोपीय यूनियन, इंटरेस्टिंग है बहुत। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो
जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवाल को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों के नए सिरे से बनाना चाहिए। तो ये सब जो है इसका होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। ये था। इसके बाद जो है इसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली ही, लेकिन उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते ही देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। और नेक्स्ट है कि 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। यूरोप के जो देश में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। अमेरिका जो है ना यहाँ पे यूरोप का बहुत मदद करता है। अमेरिका बहुत मदद करता है। अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका जो यूरोप का मदद करता है तो इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। अब देखो नाटो एक क्या करता है, एक जो है ग्रुप सिक्योरिटी व्यवस्था लाता है, सिस्टम लाता है। उसके तहत ये व्यवस्था का जन्म दिया था। और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की 1948 में स्थापना होती है। 1949 में नाटो आता है। अमेरिका के तहत आता है। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना होती है जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देश को आर्थिक मदद मिलती है। मार्शल योजना के तहत मार्शल प्लान के तहत वेस्ट यूरोप को सहायता मिलता है। और नेक्स्ट है वो 1949 नाटो, वो नॉर्थ के लिए था। नेक्स्ट है कि मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। और 1949 में गठित 1900 करने वाला है कि 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। और यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है 1957 में। उसके बाद यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। और सोवियत गुट के पतन के बाद माने 1991 के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में उभरी। क्या होता है यहाँ, ये कह रहा है कि 1997 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है और यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद जो है इसमें राजनीतिक रूप का स्वरूप प्राप्त कर लिया। यहाँ पे पॉलिटिकल की बात होने लगी। और सोवियत गुट के पतन के बाद मतलब 1991 के बाद 1991 में सोवियत गुट का पतन हो जाता है। इसके बाद जस्ट एक साल मतलब बाद ही 1992 में
इस परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुआ। इसके बाद यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, इसमें क्या होता है कि जो यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार होगा यूरोपीय यूनियन के लिए। यूरोपीय यूनियन के तहत ये सब होता है। और एक लंबे समय में बिना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेते गया। और राजनीति की बात हो गया, उसके बाद जो है ये अब यूरोपीय यूनियन स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय यूनियन का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है ये यूरोपीय यूनियन का। अपने किसके लिए किया था? अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए किया था। उसमें बहुत तमाम तरीके का ये है, अपने आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे सुदृढ़ बनाने के लिए किया था। और अन्य देशों जैसे कि वो इसके बाद जो है अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश सुरक्षा नीति भी बना ली। और ये नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय यूनियन ने सहयोग के दायरे में एक विस्तार करने की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत के खेमे के थे। यूरोपीय यूनियन खेमे में थे। इसके बाद यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे, जो कि ताकत उनके देश की सरकार को हासिल जो कि सरकार उनको देश की सरकार को हासिल थे, वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। क्यों कोई खुश होगा? यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति हुई कि क्यों यूरोपीय देश में हम और देश शामिल करें। और जो है यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीति सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। अमेरिका अकेले का और यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे देश शामिल हैं, तब इसका 17,000 अमेरिकन डॉलर है, लगभग अमेरिका के बराबर। इसकी मुद्रा यूरो है और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी तरह से धौंस के साथ बात करता है, क्योंकि ये भी अबंडेंट हो चुका है। तो भाई इसके बाद इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी है। और यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य जो है फ्रांस, जो है ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इसमें से ये फ्रांस है, जो कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य है फ्रांस। और यूरोपीय यूनियन के कई और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, भारत भी है।
ये भारत सुरक्षा परिषद का इंडिया 8वीं बार ये बना अस्थायी सदस्य। इसके बाद कह रहा है कि भी प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई। ये बड़ी तरीके से बात करता है ये अमेरिका, जैसे चीन हो गया, चीन के साथ। इसके बाद जो है सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सबसे पहले तो अमेरिका के पास तो है ही, साथ में ही जो है यूरोपीय यूनियन के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका का तो 6 हम लोग पढ़े थे, वो वाला US अफ्रीका वैसे करके वाला 6 जो पढ़े थे ये हो गया ना। इसके बाद अब जो यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इसके पास 335 परमाणु हथियार है और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान है और अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। इसका एक जो फ्रांस है ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो है परमानेंट मेंबर है, तो इस वजह से थोड़ा और अच्छा हो जाता है इसके लिए। और लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देश अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। जो अमेरिकी हमले में इराक पर जब अमेरिका हमला किया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन तो उनके साथ था लेकिन जर्मनी और फ्रांस नहीं था साथ में, कि ये इराक पे हमला किया तो अच्छा काम किया या फिर कुछ भी नहीं। इसके बाद यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोपीय संघ के कई जो नए सदस्य थे यूरोपीय यूनियन में जो थे, वो क्या हो गए थे, अमेरिकी गठबंधन में थे, अमेरिकी देश के गठबंधन में। यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया और इससे विदेशी और रक्षा मामलों पर काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होगी, ये बोल रहा है, ऐसा है। अब क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, जो हमने ऊपर पढ़ा। अभी पहले ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो ये देख लेते हैं, ठीक है। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव 1951। पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। क्या होता है यहाँ पे फिर से देखिए, 1951 की बात हो रही है और पश्चिमी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के इधर वाले एरिया के 6 देश फ्रांस, जर्मनी,
फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। पेरिस संधि पर कौन कौन हस्ताक्षर करता है? फ्रांस करता है, पश्चिमी जर्मनी करता है, इटली करता है, बेल्जियम करता है, नीदरलैंड करता है, लग्जमबर्ग करता है। और किसके लिए करता है? तो कोयला और इस्पात समुदाय का गठन। किस पे? पेरिस समझौता पे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 1957। इससे पहले बात हो रही थी 51 की, अप्रैल 1951 की। और 1957 में इन्होंने यह 6 देशों ने रोम की संधि, पहले पेरिस की संधि हुई, फिर रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC के यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरेटॉम का गठन किया 1957 में। उसके बाद 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। कब? ये तीन एक साथ लेते हैं, कब? 1973 में। सभी यूरोप के सदस्य हैं। उसके बाद 1979 यूरोपीय संसद के लिए एक प्रत्यक्ष चुनाव की बात हो रही है 1979 में। इतना आदमी को देख के लगा, उसके इतना आदमी नहीं, मतलब इतना देश का, ठीक है ना। इसके बाद जनवरी 1981 ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। ग्रीस यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। जून 1985 सांगेन संधि होता है। सांगेन संधि 1985 में होता है। यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 स्पेन और पुर्तगाल ने भी यूरोपीय समुदाय में ये दोनों शामिल हो गए। उसके बाद 90 में जर्मनी का एकीकरण होता है। और फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि, इसके लिए जो है maastricht संधि पर दस्तखत। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के maastricht संधि इम्पोर्टेंट है। maastricht संधि यूरोपीय संगठन के गठन के लिए कौन सा संधि हुआ था? maastricht संधि 1992 में। कब? USSR विघटन के बाद 92 में। और 93 में देखिए, जब सदस्य बने थे इधर, तब तक ये यूरोपीय संघ का गठन नहीं, पहले चुनाव हुआ, उसके बाद संघ के गठन के लिए एक संधि हुआ कि गठन होगा, है ना। 92 से ये आया। और बाकी पहले से इसके यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। ये पहले यूरोपीय कम्युनिटी था, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है कि यूरोपीय संघ बनता है, यूनियन बन जाता है। कम्युनिटी पहले रहता है, उसमें 51 से पार्ट लेना शुरू करते हैं। कौन कौन लिया? फ्रांस लिया, कौन कौन लेता है यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस लिया, जर्मनी लिया, इटली लिया, बेल्जियम लिया, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग 1991, लग्जमबर्ग, ये सब 1991 में तो ले लेता है। इसके बाद नेक्स्ट 1997 में भी पार्ट लेता है कुछ देश, जो है ये एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया है इसमें। और इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय यूनियन
यूरोपीय यूनियन और एटमी मेन यही वाले 1 2 3 4 5 6 7 ये पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय ये कोयला और इस्पात का के लिए समुदाय गठन, ये कोयला और इस्पात के लिए था। ये एटमी ऊर्जा समुदाय 6 रोम संधि था एटमी के लिए। इसके बाद जो है 1973 में कौन कौन, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन भी यूरोपीय यूनियन की यूरोपीय समुदाय का। अभी मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, अभी मैं कम्युनिटी बोल रही हूँ, नोटिस कीजिएगा, कम्युनिटी यूनियन नहीं, ठीक है। समुदाय का सदस्य 1979 में यूरोपीय संसद के लिए एक प्रत्यक्ष चुनाव का सिस्टम शुरू हुआ 1979 में। इसके बाद जो है 1981 में यूनान भी यूरोपीय संघ की सदस्यता ले लिया। कुछ तो खासियत इसकी रही होगी। उसके बाद 85 में सांगेन संधि होता है, 85 में सांगेन संधि होता है। और ये क्या करता है, बीच सीमा नियंत्रण समाप्त 1986 में स्पेन, पुर्तगाल भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार देखती है धीरे धीरे कितने देश शामिल हो गए। इसके बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण होता है और कम्युनिज्म मतलब कम्युनिस्ट से ही रिलेटेड था। 1992 में यूरोपियन संगठन के लिए maastricht संधि बनता है। 1993 में एकीकृत बाजार का गठन होता है। 2002 में नई मुद्रा यूरो 12 सदस्यों ने अपनाया। बहुत लोग गुस्सा भी रहे थे और बहुत सारे देश यूरोपीय यूनियन के बोल रहे थे कि अब क्यों इसमें देश शामिल होगा, गुस्सा भी रहे थे। 12 सदस्यों ने अपनाया भी बहुत एक संघ। और 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, 2004 में स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी यूरोप में शामिल हो गए। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। स्लोवानिया ने यूरो को अपनाया। 2009 में, क्योंकि देखिए ये जो यूरोपीय यूनियन था ना, इसका अपना फ्लैग था, अपना राष्ट्रगान था, नेशनल सॉन्ग, और अपना मतलब सब सिस्टम था। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति का पुरस्कार मिला। वाह, पुरस्कार मिल जाता है। 1913 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। 1913 में, और अभी भी देश शामिल होते रहते हैं। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह जो है 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। 2016 में ब्रिटेन जो है ईयू से बाहर हो गया। और उसके बाद ब्रिटेन ईयू से बाहर हो गया, तब इसको क्या कहा जाने लगा, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट 2016 में निकला। और सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ मुल्कों की नीतियों पर बात करना। देखिए अब ऐसा है कि हमने इसको पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए ये भी चित्र देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस तस्वीर में कह रहा है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। 2003 में कोशिश किया था कि अब अपना संविधान भी होगा। उसके बाद क्या होता है कि यह कोशिश नाकामयाब बना ही नहीं। इसके बाद जो है इसी लक्ष्य
इसी को लक्ष्य करके कार्टून बनाया है कि कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया, क्योंकि ये इसका जो है ना सिस्टम डूब गया। कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर अगर पूरे यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम होती। अब यहाँ इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।